हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 7 मई 2026 आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था अंडर ग्रेजुएट का, और आज के सभी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के ऑल शिफ्ट यानी 7 मई 2026 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मिक्स रहेंगे और साथियों ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं आप लोग मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, एक चीज़ बता दें, मैंने करेंट अफेयर्स का 2 क्लास आपको कराया है एनटीपीसी यूजी के लिए स्पेशली, जिसमें एक में 151 क्वेश्चन कराया है और कल ही कराए थे जिसमें 100 क्वेश्चन था। आज रात में करीब 10 बजे के आसपास आपको एक और क्लास मिलेगी जिसमें टॉप 51 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इन क्लासों को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट से। तो थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, भारत में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए, भारत में ये जो 106वां संविधान संशोधन है ये साथियों 2023 में पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, 2023 में। इसी वीडियो में आज आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन एक और पॉइंट याद रखना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह संविधान संशोधन अधिनियम बना। देखिए, एक सवाल था रैम और रोम में मुख्य अंतर क्या होता है। काफ़ी अच्छा ये सवाल था कंप्यूटर से रिलेटेड, रैम और रोम में मुख्य अंतर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, रैम में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है जबकि रोम में स्थायी रूप से। तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि आपको चुनना था। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है जो बिजली बंद होते ही डेटा मिट जाता है। और रोम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्थायी निर्देश संग्रहित रहते हैं जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले निर्देश, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, रैम और रोम में कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है। देखिए, रैम और रोम में कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है। तो रैम जो होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है भाई। वोलाटाइल मेमोरी में बिजली बंद होते ही डेटा मिट जाता है। रैम की बात करें तो कंप्यूटर की मुख्य प्राइमरी अस्थायी मेमोरी ये कहलाती है। एक सवाल था, भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। तो देखिएगा, भारत में नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कब लागू की गई थी। तो साथियों 1991 में, 1991 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा, नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू की गई थी। इस नीति के तहत उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था, जिसको साथियों एलपीजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था। तो दिल्ली से दौलताबाद तक अपनी राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था। करेक्ट आंसर होता मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था जो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना था। यह योजना सफल नहीं रही, इसीलिए बाद में राजधानी फिर से दिल्ली वापस लाई गई थी। इसके अलावा एक सवाल था, मार्च 2026 में भारत ने, ठीक है, वन और जलवायु सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो भाई देखिएगा, मार्च 2026 में भारत ने जो है ना वन और जलवायु सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की थी। करेक्ट आंसर होगा साथियों फिनलैंड के साथ। फिनलैंड अगर आप आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, मार्च 2026 में भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण सहयोग संबंधी मॉ को नवीकृत किया। इस साझेदारी में जलवायु परिवर्तन, वन प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर सहयोग शामिल है। दोनों देशों ने डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी में
रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। देखिए, गंगाईकोंड चोल की उपाधि दक्षिण भारत के किस शासक ने धारण की थी? तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने। देखिए, राजेंद्र चोल प्रथम राजाराज चोल प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने गंगा नदी तक सफल विजय अभियान चलाया था। ठीक है, गंगा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगाईकोंड का अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला। देखिए, इन्होंने गंगाईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बसाई थी। चोल साम्राज्य अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध थी। राजेंद्र चोल प्रथम ऐसे दक्षिण भारतीय शासक थे जिन्होंने अपनी सेना को गंगा नदी तक पहुंचाया था। देखिए, आपको क्वेश्चंस फास्ट करवा रहे हैं, क्लास फास्ट करवाएंगे क्योंकि तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन हैं तो क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए सुपर फास्ट करवा रहे हैं। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान का कार्यकाल आपसे पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर होता 1236 से 1240। देखिए, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने योग्यता अनुसार रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। साथियों, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया और पुरुषों की तरह दरबार चलाती थी। उनके शासनकाल में तुर्क अमीरों का काफ़ी विरोध रहा और 1240 ईस्वी में कैथल के निकट उनकी मृत्यु हो गई। एक सवाल था 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो करेक्ट होता जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को। तो मसाकी काशीवारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखिए, मसाकी काशीवारा जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्हें वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसके अलावा एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। एबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। एक सवाल था, भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो देखिए, भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, जूट को स्वर्ण रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट उत्पादन के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र जूट की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है और भारत विश्व के प्रमुख जूट उत्पादक देशों में शामिल है। एक सवाल था, प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता अमीनो अम्ल। देखिए, प्रोटीन शरीर के निर्माण एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाचन मुख्यतः पेट और छोटी आंत में होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। एक सवाल था, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल है जो कि अलग करता है? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता 10 डिग्री चैनल। साथियों, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह चैनल लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बेरन द्वीप वो यहीं पर स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं सारा एग्जाम पॉइंट है, आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एक सवाल था, भारतीय शास्त्रीय संगीत की किस प्राचीन शैली को सबसे औपचारिक, गंभीर और दिव्य माना जाता है जो मंदिरों में भक्ति भाव से गाई जाती है? तो करेक्ट होता है ध्रुपद शैली। भाई, ध्रुपद शैली। देखिए, ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। इसका विकास मुख्यतः मंदिरों में भक्ति संगीत के रूप में हुआ था। ध्रुपद शैली गंभीर, शांत और आध्यात्मिक भाव के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अलंकार कम और शुद्ध स्वर पर अधिक जोर दिया जाता है। ध्रुपद गायन में पखवाज वाद्य यंत्र है उसका विशेष महत्व होता है। और तानसेन की बात करें तो तानसेन जो है ये ध्रुपद शैली के ही प्रसिद्ध गायक थे। अगला सवाल था, रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। देखिए, रेलवे कन्वेंशन कमेटी भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति का गठन समय समय पर किया जाता है। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति भारतीय रेलवे के वित्तीय मामलों की समीक्षा करती है। एक सवाल था, 1 न्यूटन बल किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बल बराबर होता है 1 kg गुने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए बल का मान आप याद रखना, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है F = m × a।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है? तो करेक्ट होता साथियों सागौन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागौन यानी टिक और साल इनके प्रमुख वृक्ष है। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा में अधिक पाए जाते हैं। इन वनों में लगभग वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। सागौन की लकड़ी मजबूत एवं टिकाऊ होने के कारण फर्नीचर बनाने में उपयोग होती है। एक सवाल था, पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल किस देश के निवासी हैं? तो करेक्ट होगा ब्रिटेन के भाई, ब्रिटेन करेक्ट आंसर होता। देखिए जॉन मैकफॉल पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री हैं। वे ब्रिटेन के निवासी और पूर्व पैरालंपिक धावक हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुना था। उनका एक पैर मोटरसाइकिल दुर्घटना में कट गया था। इसके बावजूद उन्होंने खेल और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की थी। एक सवाल था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? इसका करेक्ट होता अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए एक सवाल था, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यूएनडीपी के बारे में बात करें तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विकासात्मक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यूएनडीपी का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। एक सवाल था, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है साथियों कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे देखिएगा, एक सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? करेक्ट होता 64.3%। देखिए आईएलओ के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में तेजी से वृद्धि हुई है। यह कवरेज 2015 में लगभग 19% थी, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गई है। इसका मतलब लगभग 94 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ चुके हैं। भारत इस उपलब्धि के साथ वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कवरेज में दूसरे स्थान पर है। यह वृद्धि भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कारण संभव हुई है। सवाल था, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुष्टि सेवा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट होता साथियों 2015 में। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है? तो बृहदेश्वर मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर भी है, रामेश्वर मंदिर भी है। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है या कोणार्क का मंदिर ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, क्योंकि कोणार्क मंदिर जो है ये नागर शैली का मंदिर है भाई। देखिए इससे रिलेटेड साथियों 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। देखिए द्रविड़ स्थापत्य शैली का विकास मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ। बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। रामेश्वरम मंदिर भी द्रविड़ शैली में ही बना हुआ मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है और नागर शैली का ये उदाहरण है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। द्रविड़ शैली में ऊंचे गोपुरम यानी प्रवेश द्वार और विशाल प्रांगण प्रमुख विशेषताएं होती है। एक सवाल था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून किस पर बाध्यकारी होगा? तो करेक्ट होगा सभी न्यायालयों पर। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून पूरे भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ देखिए प्रेसिडेंट यानी न्यायिक पूर्व निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश में कानून की तरह लागू होता है। निचली अदालतें जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होती हैं। एक सवाल था, महिलाओं की स्थिति पर 69वें संयुक्त राष्ट्र आयोग का आयोजन कहाँ पर किया गया था? करेक्ट होता जिनेवा में साथियों। देखिए 69वां यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन वर्ष 2025 में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया जाता है। आगे देखिए एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों कोयला। ठीक है, देखिए अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ये संसाधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्रमुख अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। कोयला का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और उद्योगों में किया जाता है। सौर, पवन और जल ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक सवाल था, फराजी आंदोलन के संस्थापक और प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए करेक्ट होता हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, देखिए
साथियों, फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 19वीं सदी में बंगाल में की थी। यह एक इस्लामी सुधार आंदोलन था। फराजी शब्द का अर्थ है इस्लाम में अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करने वाला। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध रूप में वापस लाना था। बाद में उनके पुत्र दादू मियाँ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक सवाल था, भारत के राष्ट्रपति का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, कानून बनाना। ये भारत के राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है। एक सवाल था, एक लाइब्रेरी है जिसका उपयोग सीधे ब्राउजर या सर्वर में पीडीएफ फाइल बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर पीडीएफ जैसे दस्तावेज बनाने या संपादित करने से सबसे निकटता से संबंधित है? तो MS वर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल था, जब किसी किताब को टेबल पर खिसकाया जाता है तो उस पर कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? करेक्ट होता गतिज घर्षण। देखिए, जब कोई वस्तु एक सतह पर पहले से चल रही होती है तो उस पर गतिज घर्षण बल कार्य करती है। किताब को टेबल पर खिसकाने के दौरान वह गति में होती है, इसीलिए यह गतिज घर्षण का उदाहरण है। स्थितिक घर्षण तब होता है जब वस्तु स्थिर होता है और उसे चलाने की कोशिश की जाती है। एक सवाल था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से किस देश के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया है? तो करेक्ट होगा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम, ठीक है, प्रवासियों को याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये जो क्वेश्चन है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं। देखो, करेक्ट होता 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। साथियों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक सवाल था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर 1:8 हो जाता है। देखिए साथियों, बात करें जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है तो द्रव्यमान का अनुपात जो है वो आपका साथियों 1:16 बराबर 2:16 होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1:8 आपका मान निकल के आएगा। एक सवाल था, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की थी? देखिए, करेक्ट आंसर होता सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए। देखिए, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इसमें अधिकारियों को मनसब अर्थात पद दिया जाता था जो उनकी सैनिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को दर्शाता था। एक सवाल था, पट चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता ओडिशा। देखिए, पट चित्रकला ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला शैली है जिसमें कपड़े या ताड़पत्र पर भगवान जगन्नाथ से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। आगे देखिए, एक सवाल था, विंध्याचल ताप विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाता, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है। एक सवाल था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का क्यों किससे संबंधित है? करेक्ट होता नगर पालिकाओं के गठन से। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्यों जो है ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, एक सवाल था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? करेक्ट होता अनुच्छेद 356 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। एक सवाल था, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री कहाँ पर झंडा फहराते हैं? करेक्ट होता साथियों लाल किला में। देखिए, हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। यह परंपरा 1947 से चली आ रही है। एक सवाल था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो करेक्ट होता दिल्ली में। दिल्ली के अलावा पुडुचेरी में भी है। ऑप्शन में दिल्ली था, इसलिए दिल्ली आंसर होगा। देखिए, PC महालनोबिस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। अगला सवाल था, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, करेक्ट होता सूर्यसेन ने। भाई सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्धि मिली। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, चिट्टागोंग आर्मरी रेड 18 अप्रैल 1930 को वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। इस छापे का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के हथियारों पर कब्जा करना और संचार व्यवस्था को बाधित करना था। एक सवाल था, 28 से 30 नवंबर 2025 को आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन की मेजबानी छत्तीसगढ़ के किस शहर ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रायपुर हो जाता साथियों, रायपुर। ठीक है, आगे देखिए, एक सवाल था, बौद्ध संघ में भिक्षु भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह
किस त्रिपिटक में मिलता है? करेक्ट होता विनय पिटक में। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक 3 भागों में विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के अनुशासन और नियमों का वर्णन मिलता है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार विचार तथा दैनिक जीवन से जुड़े नियम शामिल हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों की बात करें तो ये सूक्त पिटक में संकलित किया गया है। सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आय भी है, जलवायु नहीं है। तो जलवायु करेक्ट आंसर होता। देखिए, मानव विकास सूचकांक जारी करने का कार्य यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। HDI किसी देश के मानव विकास के स्तर पर मापने का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसे मुख्य रूप से 3 आधारों पर मापा जाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। शिक्षा का आकलन स्कूली शिक्षा के औसत एवं अपेक्षित वर्षों से किया जाता है। आय का मापन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है। HDI की अवधारणा अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने प्रस्तुत की थी, जिसमें अमर्त्य सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक सवाल था, बंगाल में द्वैध शासन के दौरान अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि नवाब के पास प्रशासनिक जिम्मेदारी थी और अंग्रेजों के पास दीवानी राजस्व और वास्तविक सैन्य शक्ति थी। ठीक है। एक सवाल था, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, करेक्ट होता 31 अक्टूबर 2019 को साथियों। देखिए, लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इससे पहले आप सभी को पता है लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा था। एक सवाल था, देखिए एक्सटेंडेड ASCII कोड कितने बिट का उपयोग करता है और अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रदान करता है? तो करेक्ट होता 8 बिट और 256 कैरेक्टर। ठीक है। देखिए, ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सामान्यतः ASCII कोड 7 बिट का होता है और इसमें 128 कैरेक्टर शामिल होते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड ASCII में 8 बिट का उपयोग किया जाता है और 8 बिट के कारण इसमें अधिकतम 256 कैरेक्टर को दर्शाया जा सकता है। एक सवाल था, देखिए ये नहीं था, इसमें थोड़ा दूसरा जैसा था, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, एक सवाल था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मुख्य क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के कार्यों को पूरा करता है। ठीक है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मार्क OS सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। हाल ही में यूके ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश के साथ पहला प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा समझौता किया था? तो करेक्ट होता जर्मनी के साथ। जर्मनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता साथियों। ठीक है। आगे देखिए, एक सवाल था, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो करेक्ट था हरिकृष्णन एरा। देखिए, हरिकृष्णन एरा भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने 2025 में फ्रांस में आयोजित ला प्लेग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम GM नॉर्म हासिल किया। एक सवाल था, चीन में आयोजित मकाओ इंटरनेशनल फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होता आमिर खान को। देखिए, आमिर खान को चीन में आयोजित मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। उन्हें मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आमिर खान चीन में काफ़ी लोकप्रिय हैं और वहाँ उन्हें अंकल MI के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये थे आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक थे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैंने जैसे कि बताया, आज भी टॉप 51 के करेंट अफेयर्स का एक एक्सपेक्टेड क्लास आएगा, उसको आप जरूर से ज़रूर देखना। तो चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है उनका पेपर जून में होगा, टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।